नमस्कार, स्वागत है आपका अपने क्लासेज में। और आज अपने टीचिंग मेथड की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज अपनी टीचिंग मेथड है ALM, जिसकी फुल फॉर्म होती है ए का मतलब ऑडियो और एल का मतलब लिंगुअल एंड एम मतलब मेथड। जिसके नाम से स्पष्ट है कि ऑडियो का मतलब जो सुनने से संबंधित हो यानी लिसनिंग, और लिंगुअल का मतलब जिसे लैटिन के अंदर टंग को बोलते हैं लिंगुआ, यानी लैटिन के अंदर टंग को लिंगुआ बोलते हैं और उसी से ये बना है लिंगुअल। और टंग से अपने को पता है स्पीक किया जाता है, तो लिंगुअल का मतलब होता है स्पीकिंग, यानी जो अपने फोर स्किल्स होते हैं उनमें से स्पीकिंग एस्पेक्ट से संबंधित होता है लिंगुअल। और मेथड का मतलब विधि, यानी जो विधि जो लिसनिंग और स्पीकिंग पर सबसे ज़्यादा काम करे उसे ऑडियो लिंगुअल मेथड बोलते हैं, यानी ज़्यादा सुनने और बोलने पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाले, एल और एस एस्पेक्ट को ज़्यादा यूज करे उसे ऑडियो लिंगुअल मेथड बोलते हैं। इसके अंदर एल एस आर डब्ल्यू में सबसे ज़्यादा एल और एस पर दबाव डाला जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, और आर और डब्ल्यू को इसके बाद में, यानी पहले एल एस को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसके बाद और आर और डब्ल्यू को यूज किया जाता है। इस प्रकार ये सबसे ज़्यादा फोकस एल एस पे यूज करती है। तो इससे पहले अपना बैकग्राउंड देख लेते हैं इसके कि ये आई कहाँ से। तो इसका बैकग्राउंड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका के अंदर वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की भूमिका ज़्यादा थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को दूसरे देशों में भेजना चाहा, तो उन देशों में भेजने के लिए इनको लैंग्वेज अलग अलग देश की अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग लैंग्वेज थी। तो उन लैंग्वेज को बोले किसी सोल्जर, वहाँ जाकर समझे किसी उनकी लैंग्वेज को। तब उन्होंने अपनी लैंग्वेज वो अलग अलग कंट्रीज़ की लैंग्वेज को सिखाने के लिए ऐसा एक प्रोग्राम चलाया। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ थी, उनकी मीटिंग बुलाई कि ऐसा कोई प्रोग्राम हो आपके पास, ऐसी कोई विधि हो, ऐसे कोई मेथड अप्रोच हो जिसके तहत आप थोड़े से टाइम के अंदर हमारे सैनिकों को, सोल्जर्स को दूसरे देशों की टारगेट लैंग्वेज सिखा सको। तब वहाँ की एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, जिस यूनिवर्सिटी का नाम था मिशिगन, यानी मिशिगन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीज, या फ्राइज भी बोलते हैं, यानी चार्ल्स फ्रीज या फ्राइज भी बोलते हैं इसको, चार्ल्स फ्राइज, जिसने 1940 के अंदर अमेरिका के वहाँ आकर बोला कि हमारे पास ऐसी मेथड है जिसके द्वारा हम आपके सोल्जर्स को 19 डेज के अंदर, यानी 90 दिनों के अंदर, थोड़े से टाइम के अंदर, 3 महीनों के अंदर हम आपके सोल्जर्स को टारगेट लैंग्वेज, यानी जिस देश की आप चाहे जापानी सिखाओ, चाइनीज सिखाओ, हिंदी सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, उसको ट्रेंड कर सकते हैं सैनिकों को। तो इसी के लिए ये 19 डेज का एक प्रोग्राम चला, जो मेन रूप से अमेरिका के अंदर ASTP नाम का एक प्रोग्राम था, यानी जिसे ASTP बोला जाता था, ASTP यानी आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आर्मी की भाषा सिखाने के लिए, यानी आर्मी के जो लोग थे, सोल्जर्स थे, उनको भाषा सिखाने के लिए 1940 से, यानी 40 से 42 तक चला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको टारगेट लैंग्वेज सिखाने के लिए इस मेथड का यूज किया गया। वो भी चार्ल्स फ्राइज के द्वारा, सबसे पहले इसे चार्ल्स फ्राइज के द्वारा चलाया गया, और इसे चार्ल्स फ्राइज मिशिगन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उसका प्रोफेसर था, तो उसी के नाम पर इसने मिशिगन मेथड भी बोला जाता है ALM को। तो ये इसका बैकग्राउंड था, सिर्फ और सिर्फ आर्मी के जवान थे, उनको ये मेथड, यानी वो टारगेट लैंग्वेज सिखाने के लिए एक 90 दिनों का कोर्स लॉन्च किया गया, यानी उनको लैब के अंदर सिर्फ बुलवाया जाता था, आगे आगे लैब के अंदर टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर ली, या उन देशों के, जिन देशों में सैनिकों को भेजना चाहते थे, जापान में या चाइना में या इंडिया में, तो उन देशों के ट्रेंड टीचर जो उनकी मातृभाषा थी उनको आगे बुलवाया जाता, और उनको देख देख के वो सैनिक थे वो भाषा को बोलते, तो उनके पीछे पीछे
वो वहाँ के सोल्जर्स थे, वो रिपीट करते, उनको रिपीट करते, तब तक रिपीट करते जब तक वो हैबिट ना बन जाए, तब तक रिपीट करते जब तक इनको वो मेमोराइज याद नहीं हो जाए, वो सेंटेंस, वो स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार वो स्ट्रक्चर्स याद कर दिए जाते थे, रटा दिए जाते थे, जिस कारण ये रट रट कर टारगेट लैंग्वेज थी उनको सीख लेते थे। तो ये विधि सबसे पहले इजाद की, प्रोपाउंड की चार्ल्स फ्राइज ने 1940 के अंदर शुरू की, और 1941 यानी 41 के अंदर मिशिगन यूनिवर्सिटी में इसको फैला दिया गया, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर इसको यूज करने लगे। और ये सेम इसमें भी स्ट्रक्चर्स या पैटर्न्स का यूज किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चरल मेथड के अंदर SOS अपने मेथड पढ़ी थी, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल मेथड पढ़ी थी, उसी के समान ALM के अंदर भी स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। और वो स्ट्रक्चर्स रटवाई जाती है, हैबिट बनवाई जाती है, और वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सोल्जर्स को पढ़ाने के लिए और आर्मी को यानी सैनिकों को पढ़ाने के लिए यूज की गई। तो इसका नाम, दूसरा नाम आर्मी मेथड भी होता है। और 1941 में यानी 40-41 में चार्ल्स फ्राइज को ये नई विधि हाथ लगी कि हाँ, हम 90 दिनों के अंदर कोई भी भाषा है वो सिखा सकते हैं। तो उसने बोला हमारे पास ऐसी न्यू की है, नई चाबी मिल गई हमें, जिसके द्वारा हम किसी भी देश के अंदर जाकर उसकी भाषा को सीख सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम भी न्यू की मेथड पड़ गया। यानी न्यू की मेथड भी इसको बोलते हैं, आर्मी मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि आर्मी को ही ट्रेन किया गया था, आर्मी को ये सिखाई गई थी, आर्मी के लिए ये विधि बनाई गई थी, इसलिए आर्मी मेथड भी बोलते हैं। और ये SOS यानी स्ट्रक्चरल मेथड के समान ही होती है, क्योंकि इसके अंदर भी पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स टारगेट लैंग्वेज के रटाए जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर को रटाए जाते हैं तो इसके बेस्ट अपॉन यानी किस चीज़ पर आधारित होगी, ये भी यानी इसके पीछे भी जो बैकग्राउंड या इनका आधार बनता है वो भी स्ट्रक्चर ही बनता है, यानी स्ट्रक्चर ही इसके अंदर रटवाया जाता है। पैटर्न्स या स्ट्रक्चर्स व्यू ऑफ लैंग्वेज, भाषा के स्ट्रक्चर्स ही रटवाए जाते हैं। दूसरी है ये बिहेवियरल होता है, जो बिहेवियरिस्ट यानी स्किनर का जो बिहेवियर का सिद्धांत है, व्यवहार का सिद्धांत है स्किनर का, उसके अकॉर्डिंग भी इसमें जब तक बच्चा अगर लैंग्वेज को नहीं सीखता है तब तक उसको रटवाया जाता है। और अगर बच्चा अच्छी भाषा के प्रोनाउंस करने लग जाता है या करेक्ट प्रोनाउंस करने लग जाता है, उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है। और अगर वो कोई गलती कर देता है, एरर कर देता है, उसको वहीं पर नेगेटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है। तो ये बिहेवियरिस्ट ऑफ स्किनर यानी स्किनर्स रेनफोर्समेंट पर काम आने वाली विधि, यानी ALM है जो स्किनर के बिहेवियर के सिद्धांत पर रेनफोर्समेंट पर काम करती है, यानी पुनर्बलन पर काम करती है। अगर बच्चा नेगेटिव अगर एरर करता है उसको वहीं पे डांटा जाता है, रोका जाता है। और अगर वो शुद्ध उच्चारण करता है, अच्छी तरीके से पढ़ने बोलने लग जाता है, तो उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है। इस कारण ये स्किनर के सिद्धांत की तरह काम करती है। तो ये स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। और अपने एक पीछे एक मेथड पढ़ी थी, वो पावलोव पे थी, वो कौन सी थी आपको याद होगी। और ALM के अंदर डायलॉग्स को ओरली प्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रक्चरल, और अपने जैसे बोला कि स्ट्रक्चरल मेथड की तरह ही ये इस मेथड के अंदर स्ट्रक्चर दिए जाते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल मेथड के अंदर तो अपने को पता था कि वो 257 स्ट्रक्चर्स थे जो बच्चे को लिख कर दिए जाते हैं, याद करवाए जाते हैं, रटवाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ओरली डायलॉग्स को प्रेजेंट किया जाता है। डायलॉग रूप में कोई स्ट्रक्चर होता है, यानी मौखिक रूप से ही आगे टीचर खड़ा होकर बोलेगा, ओरल रूप से बोलेगा टीचर डायलॉग को, और इसी को पीछे पीछे जो सोल्जर थे या जो स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं। यानी टीचर ने बोल दिया, उसी को स्टूडेंट रिपीट करेगा, इमिटेट करेगा इंडिविजुअली भी, यानी एक एक करके भी बाद में पूछेगा, और उनको कोरल प्रैक्टिस ड्रिल भी करवाई जाएगी। और स्ट्रक्चरल मेथड के अंदर तो स्ट्रक्चर्स दिया जाता था, उसके अंदर पैटर्न्स दिए जाते थे, वो लिख कर और ओरल दोनों ही रूपों में दिए जाते थे। लेकिन इसके अंदर ओरली दिए जाते हैं। और अगर टीचर अवेलेबल नहीं होता है
नेटिव टाइप में बोलने वाला, जैसे अपने को इंग्लिश में बोलने के लिए टीचर चाहिए, तो अपने इंग्लिश इंडियन इंग्लिश नहीं, वो ब्रिटेन या अमेरिकन इंग्लिश सिखानी है, लहजा वैसा सिखाना है, टोन, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन वैसा सिखाना है। तो अपने पास ये आज की टाइम में लेब का यूज कर लेते हैं, लेब या टेप रिकॉर्डेड का भी यूज करते हैं, यानी लेब के अंदर ले जाकर बच्चों को बताया जाता है कि देखो इंग्लिश का उच्चारण कैसे होता है, शुद्ध उच्चारण क्या है। तो ये भी पूछा जाता है कि किस मेथड के अंदर लेब का यूज किया जाता है, तो लेब का यूज एलम में हो जाता है। और टेप रिकॉर्डर आगे बजा दिया जाता है बच्चे के सामने, और एक सेंटेंस बोलेगा, जैसे उसको रोक दिया जाएगा और बच्चे को पीछे पीछे उच्चारण करवाया जाएगा। अगर बच्चा गलत करता है तो उसको वहीं पे टोका जाएगा, रोका जाएगा, उसको दोबारा से सुनवाया जाएगा। और इस प्रकार बच्चा इमिटेट करेगा, और हाथों हाथ अगर एरर करता है तो करेक्ट करता है। और इस प्रकार लैंग्वेज रटते रटते, इमिटेशन करते करते उसकी हैबिट बन जाती है, मेमोराइज कर लेता है। इस प्रकार इस विधि की ये विशेषता है। और अब अपने विस्तार से देखते हैं करेक्टरिस्टिक वगैरह सारी। अब इसको अपने विस्तार से देखते हैं। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड जो 1940 के अंदर यूएस में आई, यानी 1950s एंड 60s के अंदर इसका पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग विस्तार हो गया था। इट यूजेज डायलॉग्स, यानी ये डायलॉग ओरली जो प्रेजेंट किए जाते हैं डायलॉग के रूप में, स्ट्रक्चर होती है वो डायलॉग के रूप में, डायलॉग मतलब मौखिक बोल के भाषण के रूप में, इज द मेन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, या डायलॉग इस सबसे मेन फॉर्म होता है लैंग्वेज का, भाषा का। प्रेजेंटेशन एंड ड्रिल्स, यानी प्रेजेंट किए जाते हैं और उन्हीं पर अभ्यास किया जाता है। इज द मेन ट्रेनिंग टेक्निक, ये सबसे मेन टेक्निक इसके अंदर डायलॉग्स ही होते हैं। लाइक डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में भी अपने डायलॉग्स ही दिए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंट करके बच्चे के सामने दिखा कर, जैसे ये पेन बताना है तो वो दिखाएगा कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज पेन, तो ये से बताता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ डायलॉग को प्रेजेंट किया जाता है। और मदर टंग इज डिस्करेज, इसके अंदर भी मदर टंग है जो यूज नहीं की जाती, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज सिखवानी है। अगर मदर टंग उसने यूज कर ली तो वो एक हैबिट बन जाएगी, जिस कारण वो टारगेट लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। तो इसके अंदर भी डायरेक्ट मेथड की तरह या स्ट्रक्चरल मेथड की तरह इसमें भी मदर टंग का यूज नहीं किया जाता। रीजन फॉर डेवलपमेंट, रीजन क्या थे, कारण क्या थे विकास होने के, वो अपने पहले भी देख लिए, लेकिन अभी देख लेते हैं। एक तो मिलिट्री नेसेसिटी, यानी आर्मी के लिए अमेरिका के अंदर सैनिकों को दूसरे देशों में भेजना था, तो ये एक रीजन तो ये हो गया, मिलिट्री के कारण, मिलिट्री के लिए विकास किया गया इसका। दूसरा बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट, जो रिपीटेशन रेनफोर्समेंट के लिए स्किनर का जो व्यवहारवाद था, उसमें ये बताया गया था कोई भी बच्चे को पढ़ाना सिखाना है कोई चीज़ तो उसको रिपीट करवाओ, तब तक रिपीट करवाते रहो जब तक वो सीख नहीं जाए। और अगर पॉजिटिव बात करता है तो उसको रेनफोर्समेंट वहीं पुनर्बलन दो, अगर नेगेटिव करता है तो उसको नेगेटिव पुनर्बलन दो, यानी उसको रोको टोको। तो ये बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी पर आधारित थी, इसका कारण ये भी था। तीसरी स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स, यानी ब्रिटेन के अंदर SLT जो स्ट्रक्चरल मेथड थी वो बनी, उसी को देख कर चार्ल्स फ्राइज ने ये देखा कि अगर उस वहाँ स्ट्रक्चर्स को पढ़ाकर लैंग्वेज सिखाया जा सकता है तो अपने भी ऑडियो लिंगुअल मेथड के यूज किया जा सकता है, यानी स्ट्रक्चरल मेथड का ही रूप है ऑडियो लिंगुअल मेथड। सिर्फ फर्क इतना ही है कि उसके अंदर तो स्ट्रक्चर्स जो रिटर्न में दिए जाते हैं और उनको करवाया वहाँ भी रिपीट और याद करवाया जाता है, यहाँ भी डायलॉग दिए जाते हैं, बस फर्क इतना ही, यहाँ डायलॉग है और वहाँ स्ट्रक्चर्स को लिख कर और दोनों टाइप में दिया जाता है। इसको 9 अलग अलग नाम से जाना जाता है। आर्मी मेथड देख लिया अपने क्यों जाना जाता है, मिशिगन, क्योंकि वो चार्ल्स फ्राइज या फ्रीज USA में मिशिगन यूनिवर्सिटी का था, तो उसने अपने यूनिवर्सिटी के नाम पर इसका नाम रख दिया मिशिगन मेथड। दूसरी न्यू की मेथड, क्योंकि ये न्यू की मिल गई थी दूसरे देशों की भाषा जानने की। और इनफॉर्मेट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो दूसरी भाषाओं के टारगेट लैंग्वेज के जो टीचर होते थे उनको इनफॉर्मेट बोलते थे, तो इसी कारण इसको इनफॉर्मेट मेथड भी बोल दिया। तो ये हो गई इसके नेम। अब अपने इनकी करेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं, जो लगभग पिछले एग्जाम्स के अंदर या अभी जो तुरंत हुई है उनके अंदर पूछे गए। तो फर्स्ट है ए पार्टिकुलर स्ट्रक्चर इज मेड द यूनिट ऑफ टीचिंग, यहाँ स्ट्रक्चर ही होती है जो यूनिट ऑफ टीचिंग, यहाँ भी स्ट्रक्चर ही होती है स्ट्रक्चरल मेथड की तरह।
सेकेंड है स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आर टॉट टू द स्टूडेंट्स टिल दे आर एबल टू यूज देम इन डिफरेंट सिचुएशंस। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स यानी पैटर्न्स या स्ट्रक्चर्स तब तक उनको रटवाए जाते हैं जब तक वो डिफरेंट सिचुएशन यानी अलग अलग स्थिति के अंदर वो बोलना सीख नहीं जाए, यूज करना नहीं सीख जाए। और उनको रटवाया याद करवाया कैसे, जैसे पढ़ाया कैसे जाता है, रिपीटेशन करवा करवा के, रिपीटेशन की अभ्यास करवाते हैं और तब तक करवाते हैं जब तक हैबिट फॉर्मेशन नहीं हो जाए, यानी रिपीट करवाना बार बार रिपीट करवा के उनकी आदत बना दी जाती है वो भाषा बोलने के लिए। क्योंकि मदर टंग तो यहाँ बैन कर दी जाती है, तो बच्चे को रटवा के 2-4 सेंटेंस रटवा के उनकी हैबिट बना देते हैं उस लैंग्वेज की यूज करने में। तो हैबिट फॉर्मेशन एएलएम में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन टेबल का यूज भी किया जाता है, जो स्ट्रक्चरल मेथड में भी होता था इसमें भी होता है। कोरल रिपीटेशन यानी पूरी क्लास को एक साथ रिपीट करवाया जाता है, उसके बाद इंडिविजुअल यानी एक एक बच्चे को खड़ा करके भी पूछा जाएगा कि बता इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा, अगर मैंने ये क्वेश्चन बोल दिया तो तुम इसका उत्तर कैसे देगा, तो वो टारगेट लैंग्वेज के अंदर। और कोरल का मतलब साथ साथ में सारे बच्चों को एक साथ। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब जैसे यहाँ लिख दिया ही इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ ही की जगह सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेस कर देना, ही की जगह सी लिख देगा तो सी इज गोइंग टू मार्केट, बाकी सेम पढ़े। या टू मार्केट की जगह स्कूल लिख देगा तो टू स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल। और ये अगर यहाँ दे लिख दे तो उसको टीचर बोलेगा पहले ओरली कि दे, इज की जगह फिर पूछेगा बोल देगा आर गोइंग टू स्कूल या गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार वो ग्रामर भी इंडक्टिवली देख रहा है, क्योंकि उसको रूल नहीं बताए जा रहे, लेकिन वो ग्रामर भी इसे ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन टेबल, जिसमें ग्रामर भी इंडक्टिवली बताई जाती है, जो अलग से किताब देकर नहीं बताई जाती। तो नो यूज ऑफ मदर टंग का यूज नहीं होता। फोर्थ नंबर है इंपॉर्टेंस ऑफ टू प्रोनाउंसिएशन, इंपॉर्टेंस दी जाती है वो प्रोनाउंसिएशन को दी जाती है, और वो भी फ्लंटली और एक्यूरेसी के साथ। यानी बच्चा प्रोनाउंसिएशन करे या कोई किताब पढ़े इंग्लिश, अगर टारगेट लैंग्वेज को पढ़े या बोले तो फ्लुएंटली यानी धाराप्रवाह रूप से और एक्यूरेसी के साथ, यानी बिना एरर किए। एरर करता है तो उसको हाथों हाथ करेक्ट करवाई जाती है। तो एक्यूरेसी और फ्लुएंसी इन प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दिया जाता है। वन स्ट्रक्चर इज टोट एट अ टाइम, एक स्ट्रक्चर को तब तक पढ़वाया जाता है टिल इट इज फुली ग्रास्प्ड बाय द क्लास, तब तक करवाया जाता है जब तक ग्रास्प नहीं कर ली जाए क्लास के द्वारा, यानी उसको रट नहीं लिया जाए, उसको याद नहीं कर लिया जाए, मेमोराइज नहीं कर लिया जाए, तब तक एक ही ड्रिल या एक ही स्ट्रक्चर को पढ़ाया जाएगा। चाहे 3 दिन लग जाए चाहे 5 दिन लगे, एक ही स्ट्रक्चर यानी रिपीट करवाया जाएगा। लर्निंग मटेरियल्स, लर्निंग मटेरियल होता है वो सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड होता है, स्ट्रक्चरल मेथड की तरह ही सिलेक्टेड और ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू एज मेंटल लर्न के लिए, यानी बच्चे की एज और मेंटल लेवल है बच्चे का, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट और ग्रेड किया जाता है। ऐसा नहीं बच्चा पहली क्लास का है या 5वीं क्लास का है, 5th ग्रेड का और उसको 10th लेवल का मैटर दिया जा रहा है, तो नहीं, सिलेक्शन और ग्रेडेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। एएलएम इज बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग, यानी डायलॉग को रटवाया जाता है, मेमोराइज करवाया जाता है। एएलएम अटेंड टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्म मोर देन ग्रामर, ग्रामर पर कम ध्यान दिया जाता है, ध्यान ही नहीं देता, सिर्फ स्ट्रक्चर और फॉर्म में ही ध्यान दिया जाता है। और ग्रामर बच्चा इस सब्स्टिट्यूशन टेबल के अंदर ही थोड़ी बहुत देख लेता है कि हाँ दे के साथ आर आता है, इज नहीं आता, क्योंकि वो बार बार बोलता है तो इसे बताया नहीं जाता। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल से ही वो सीखता है ग्रामर के, दे के साथ आर, इज नहीं, आई के साथ एम, ही के साथ एम नहीं। तो इस प्रकार वो इंडक्टिवली ग्रामर पढ़ाई जाती है और ग्रामर पर फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर और फॉर्म पर ही ध्यान दिया जाता है। एएलएम डिमांड्स मेमोराइजेशन एंड स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग, स्ट्रक्चर और डायलॉग पर मेमोराइज करवाया जाता है। क्वेश्चन आंसर ड्रिल, और वो मेमोराइज कैसे करवाई जाती है, क्वेश्चन पूछता है टीचर एक एक से या कॉल रीडिंग में, यानी सब बच्चों से एक साथ, बच्चे आंसर देते हैं, एक एक भी खड़ा होकर करवाया जाता है। मेमोराइजेशन रटवाकर, रिपीट करवाकर, रिप्लेसमेंट करवाकर, यानी वो सब्स्टिट्यूशन करवा के, रीस्टेटमेंट दोबारा से स्टेटमेंट करवाया जाता है, रेनफोर्समेंट दिया जाता है, यानी बच्चे ने अच्छा बोला तो उसको शाबाश अच्छा बोलेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव देगा, थप्पड़ भी मार सकता है। मिमिक यानी इमिटेशन, बच्चा कॉपी करने को मिमिक बोलते हैं।
तो ये सारी इसके अंदर इस मेथड के अंदर होती है। रिपीटिशन, मेमोराइजेशन, रिप्लेसमेंट, रीस्टेटमेंट, रेनफोर्समेंट, मिमिक, ये सब इसके अंदर करवाई जाती है। ये पूछी जाती है ये कौन सी मेथड के अंदर होती है। मेमोराइजेशन, रिपीटिशन, क्वेश्चन आंसर, ड्रिल्स, रिप्लेसमेंट, रीस्टेटमेंट, रेनफोर्समेंट, मिमिक, तो ये सब ALM में होता है। 10th में करेक्शन डन इमीडिएट, करेक्शन यानी कोई गलती कर दी तो उसको हाथों हाथ करेक्ट करवाया जाता है इमीडिएटली। 11th में इन दिस अप्रोच लैंग्वेज आइटम्स आर नोट कंटेक्चुअलाइज, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ जो बच्चे को स्ट्रक्चर दिए जाते हैं वो कंटेक्चुअलाइज नहीं होते, यानी संदर्भ के अनुसार जो पढ़ाई जाती है लैंग्वेज वो नहीं होते। सिर्फ बच्चे को एक सेंटेंस दिया जाएगा वो ही रटवाया जाएगा, यानी ऐसे नहीं पूरी भाषा के अनुसार, कंटेक्स्ट के अनुसार नहीं, एक एक सेंटेंस को रटवाया जाता है। 12 नंबर गोल इसका क्या है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, लिखनी और पढ़ना इसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिया जाता। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इसके अंदर सबसे ज़्यादा इसका उद्देश्य माना जाता है। LSRW यूज लैंग्वेज लेब्स टेप्स, यानी LS पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। R और W उसके बाद में पढ़ाई या सिखाई जाती है बच्चे को। पहले LS और R में जब तक बच्चा प्रोफिशिएंसी गेन नहीं कर लेता तब तक बच्चे को R और W पर नहीं लेकर जाएगा। उसके बाद ही R और W सिखाई जाएगी, यानी रीडिंग और राइटिंग करवाई जाएगी। यूज लैंग्वेज लेब्स, यहाँ लेब यूज की जाती है। टेप रिकॉर्डर आदि का यूज किया जाता है जिनको बच्चा सुन सुन के उनके पीछे पीछे बोलता है, अच्छी प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेटली और फ्लुएंटली करता है। ALM फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, स्ट्रक्चर और फॉर्म में फोकस करता है। मोर देन मीनिंग एंड ग्रामर, मीनिंग और ग्रामर का कोई यहाँ मतलब नहीं होता, कम ध्यान दिया जाता है। सिर्फ स्ट्रक्चर जो दे दी वो ओरली रटवाई जाती है। 14th में वोकेबलरी आइटम्स इज नोट हाईलाइटेड, वोकेबलरी यहाँ ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं जैसे डायरेक्ट मेथड में अलग अलग GT मेथड में बताई जाती थी उस तरह नहीं। वोकेबलरी वो भी सिलेक्टेड ही होती है, थोड़ी होती है, ज़्यादा नहीं बताई जाती। सिर्फ जो सेंटेंस के अंदर यूज होती है वो ही बताई जाती है। टीचर सेंटर, और ये मेथड टीचर सेंटर तो है ही क्योंकि सारा का सारा काम टीचर ही कर रहा है, बच्चा तो सिर्फ उनको ग्रास्प कर रहा है, याद कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है। और टीचर का ही रोल इसके अंदर रोल मॉडल होता है, वो उसी को देख देख कर बच्चा उसी के अनुसार प्रोनाउंसिएशन करता है। अगर टीचर का प्रोनाउंसिएशन गलत है तो बच्चा टारगेट लैंग्वेज को भी गलत ही सीखेगा। तो इसके अंदर रोल भी क्या है, टीचर का ही मेन रोल है। और वोकेबलरी उतनी हाईलाइटेड नहीं की जाती, यानी ज़्यादा ग्रास्प नहीं करवाई जाती जैसे अपने GT मेथड के अंदर होती है, पूरी डिक्शनरी रटवा दी जाती है, उस तरह हाईलाइटेड नहीं करवाई जाती। यानी मेन जो वोकेबलरी होती है जो आम बोलचाल की भाषा में यूज होती है वही पढ़वाई जाती है। अब अपने आते हैं मेरिट्स। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स तो देख ली, करेक्टरिस्टिक में कि रटवाना वो सारे सिस्टम है, तो इस प्रकार मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लिया। लेकिन अपने मेनली देख लेते हैं मेरिट्स क्या है। हेल्पफुल इन सक्सेसफुल कन्वर्जेशन, और डायलॉग को सक्सेसफुली बच्चे को सिखाया जा सकता है। सेकंड है मोर स्ट्रेस ऑन ईयर ट्रेनिंग, ईयर ट्रेनिंग यानी L और S पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। R और W उसके बाद पढ़ाई जाती है। ग्रामर इंडक्टिवली, ग्रामर वैसे तो बताई नहीं जाती, बच्चा वो एग्जाम्पल्स टू रूल चलता है, क्योंकि जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन टेबल का यूज करते हैं तो वो ग्रामर इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। और लैंग्वेज हैबिट बना दी जाती है, बच्चे को रेनफोर्समेंट दे देकर भाषा की आदत लगा दी जाती है, वो टारगेट लैंग्वेज ही बोलेगा। एक्यूरेसी और फ्लुएंसी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पिच, टोन, ये सब पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चा टारगेट लैंग्वेज वैसे बोले जैसे उसका नेटिव स्पीकर बोलता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पिच, टोन, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी पर स्ट्रेस किया जाता है। इस प्रकार ये इसके मेरिट्स हो गए, क्योंकि एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पिच, टोन ये बढ़िया बात है। और इसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज क्या है। फर्स्ट है सूटेबल टीचर्स फॉर दिस नॉट अवेलेबल, ये सबसे बड़ी समस्या है कि सूटेबल टीचर नहीं मिलते। दूसरी, इग्नोर या नेग्लेक्ट कर दिया जाता है RW को। थर्ड है इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है, ड्रिल करवाई जाती है, मेमोराइज करवा दिया जाता है, रिपीटेशन करवा दी जाती है, जिस कारण क्लास नीरस हो जाती है। शूट्स लोअर क्लासेज, और ऐसी मेथड सिर्फ लोअर क्लासेज में ही ओरली बच्चे को पढ़ाने के लिए काम आ सकती है, बड़ी क्लासेज के अंदर इससे कोर्स नहीं हो पाता। नोट फॉर हायर क्लासेज,
स्टूडेंट्स डिसलाइक रिपीटिशन, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होना लग जाता है तो उसको रिपीटिशन अच्छी नहीं लगती। तब तक रिपीट करवाना, जब तक बच्चा अगर ग्रास्प कर ले तो भी रटवाना, तो वो रिपीटिशन कर करके बोरिंग हो जाता है, मैकेनिस्टिक हो जाती है, क्लास डल हो जाती है। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो लगता ही है, क्योंकि एक ही एक स्ट्रक्चर को रटाते रहना जिससे टाइम भी लगता है। और इसके अलावा 7th नंबर थ्योरेटिकल फाउंडेशंस, यानी इसके पीछे अभी तक कोई सिद्धांत भी ऐसे नहीं है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड के द्वारा टारगेट लैंग्वेज को 90 डे के अंदर सिखाया भी जा सकता है क्या। जैसे अपने इंडिया के अंदर स्पोकन क्लासेज चलती है, वो 90 दिन के अंदर सीखिए इंग्लिश, तो वो इसी पर आधारित होती है, ALM पर। उसके पीछे ऐसी कोई थ्योरी नहीं चलती कि 90 दिन में बच्चा सीख भी जाएगा। 100-150 अगर स्ट्रक्चर सीख भी लेगा तो उनका यूज भी अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाता। इस कारण इसके पीछे थ्योरेटिकल फाउंडेशन कंसिडर वीक, यानी वो कमज़ोर है इसके पीछे जो सिद्धांत है। और 8th नंबर टीचर सेंटर है, चाइल्ड सेंटर नहीं है, इस कारण ये इसका डीमेरिट हो गया। इस प्रकार आशा करते हैं आपको ALM अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताएं ज़रूर। धन्यवाद।